अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम कहते हैं आपको। ओके, हम लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं, कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। देन देखिए हम लोग करते क्या है हमेशा से, जब भी हम कोई नई तरह के फिजिक्स पढ़ते हैं तो पहले ज़रा उसका एक सेंस लेते हैं, और सेंस लेने के बाद उसको फिर विजुअलाइज करते हैं कैसा होता है यार, वो तो सेंस लेना ही हो जाएगा, और फिर उसके फॉर्मूले डेवलप करते हैं। तो हम लोग उसी जो है वो स्टेज पे दोबारा आने वाले हैं। अब उन्होंने नई तरह की फिजिक्स पढ़ी, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। पहले हम लोगों ने उसको एक सेंस डेवलप करने की कोशिश की, अभी थोड़ा सा और उसको सेंस को और प्रॉपर करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, एंड देन हम उसकी मैथमेटिकल डेवलपमेंट पे आएंगे। तो एक ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग उसकी ट्रेजेक्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, उसका पाथ बनाने की कोशिश करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन किस नौयत का मोशन है। तो बेटा इसके लिए सपोज करो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, सही है, इसको अटैच किया हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे इसको एक मास के साथ अटैच किया हुआ है, और इस मास के आगे लगा हुआ है एक मार्कर। इस स्प्रिंग को मैं नीचे की तरफ पुल करूंगा एंड देन रिलीज करूंगा, ये क्या होगा, इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। और जो मार्कर है ना, इसके पीछे रखा हुआ है ये बोर्ड, या एक पेज रखा हुआ है, उस पेज के ऊपर ये मार्कर अपना निशान छोड़ता जाएगा इस तरह से। जैसे जैसे ऊपर नीचे होता रहेगा तो ये इस तरह से ऐसे निशान छोड़ता जाएगा, सही है? एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने पीछे एक पेज रखा हुआ है, और ये पेज जो है वो अच्छा सा ज़रा रोल सा बन जाए। ओके, जैसे वो टिश्यू पेपर का रोल होता है ना, तो वो रोल हुआ हुआ होता है। सपोज करो आपने उस रोल को यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, और आप टिश्यू का रोल जो है वो खींचते जा रहे हो टाइम के साथ साथ, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक तरह रील चला रहे हो, फिल्म चल रही है। जब फिल्म चलती है तो वो रील चल रही होती है ना, वो रील घूम रही होती है और आगे ये मूव करता जा रहा होता है, सही है ना, और ये आगे जाके कहीं लिपट रहा होता है। खैर आप, तो ये टाइम के साथ साथ क्या होता रहेगा, मूव करता रहेगा, सही है। अब जरा सोचें, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग डिफिकल्ट तरीके से करेंगे ताकि हमें सारी बात समझ में आ जाए इसकी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मूव करना शुरू करना है, सही है। इसको मैंने लेट से यहाँ तक स्ट्रेच किया, तो जितना यहाँ पे स्ट्रेच किया उतना ये ऊपर तक ऑसिलेट करेगा, सही है, इस तरह से यहाँ पर ऑसिलेट करेगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, सही है। अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा, इसको मैंने नीचे तक पुल करा, देन पुल करके रिलीज कर दी, अब ये मूव कर रहा है। अब जब ये मूव कर रहा है, हमें ये बात पता है, हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक होती है हमारे पास मेन पोजीशन, जिसको हम x इक्वल टू 0 कहते हैं, एक होता है x इज इक्वल टू माइनस ए, और एक होता है x इज इक्वल टू प्लस ए। इसी के दरमियान ऑसिलेट करता रहता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, जो आप पिछले क्लास में उन्होंने डिस्कस किया था, वेलोसिटी यहाँ पर कैसी होती है, वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ वेलोसिटी दोबारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, सही है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले, इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलूँगा। एक्सेलरेशन पे हम लोगों ने बात की थी, एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम थी याद करके बताएं। यहाँ पे स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ हुआ होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जहाँ फोर्स ज़्यादा वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0, स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन के अंदर होता है, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन दोबारा कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेस हुआ हुआ होगा, सही है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, सही चल रहा है भाई। ओके, अब इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पर इसका पार्ट ड्रॉ करना है।
ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ साथ वो डिस्प्लेस भी होता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, स्प्रिंग की फोर्स में भी चेंज आता जा रहा है, ये सब टाइम के साथ साथ कहानी चलती जा रही है। अब ये ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ से ड्रॉ करवा देते हैं। खैर इसमें एक और तरीके से अगर हम लोग करें वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत, बस एक पॉइंट की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ। चलें, खैर मैं वैसे ही बता देता हूँ। ओके, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते करते होगा क्या, आप देखो यहाँ पर पहली बात वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। और अगर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज होने का मतलब कहीं पर वेलोसिटी का ज़्यादा चेंज आएगा, कहीं पर वेलोसिटी का कम चेंज आएगा, कहीं पर वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी का चेंज भी सेम नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन तो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं वेलोसिटी एकदम चेंज होगी बहुत सारी, कहीं वेलोसिटी थोड़ा चेंज होगी, कहीं वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो बेटा उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। वो कह रहा है ये ऑसिलेट करे जा रहा है और मैं स्रोल को आगे की तरफ खींचे जा रहा हूँ टाइम के साथ साथ, यानी एक तरह की टाइम की रील चल रही है, मैं टाइम में इसको प्ले कर रहा हूँ। जब बेटा टाइम में प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह से। ये ग्राफ बनेगा। अगर ये ग्राफ बन रहा है, क्यों बन रहा है जरा गौर से देखें, एंड पॉइंट्स पे देखें, एंड पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन कैसी है, मैक्सिमम है, और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी का सबसे ज़्यादा चेंज आएगा, और चेंज भी ऐसा आएगा कि वो चलते चलते जीरो होगा, देन दोबारा वो चलना शुरू करेगा, ये मतलब है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये कर्व पॉइंट्स जो हैं, ये बेसिकली डायरेक्शन के चेंज होने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जाकर वापसी आना डायरेक्शन के चेंज होने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी बात, ये एक वेव बन रही है ना, अगर आप वेव में गौर करो तो ये वाली लाइन, ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन तब बनती है अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना, ये वाला ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना, सवाल हो सकता है। ये ग्राफ ऐसे तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था ना, जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती, अगर इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होती तो ये ग्राफ इस तरह से बन रहा होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहे होते, ये स्ट्रेट लाइन यूँ, स्ट्रेट लाइन यूँ, स्ट्रेट लाइन यूँ, स्ट्रेट लाइन यूँ। ये जो एजेस हैं ये शो कर रहे हैं डायरेक्शन वापसी को, और बाकी शो कर रहा है कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ये बनने का मकसद ये है कि वेलोसिटी का चेंज भी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज भी हो रही है और नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और मुश्किल बात भी है, कोशिश करना हजम करने की। एक्सेलरेशन जीरो है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको पता है कोई फोर्स नहीं लग रही होती। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए कैसी हो जाएगी, वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो लाइन होती है, ये जो पॉइंट होता है वेव के, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। अगर आप गौर करो कभी वेव को गौर से देखना, बाकी सारा पार्ट कर्व हो रहा होता है, लेकिन ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो थ्रू आउट तो वो इस तरह का ग्राफ बना कर देगा हम लोगों को। तो क्योंकि थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, बट ओवरऑल ऐसा नहीं होता। खैर मुश्किल पॉइंट था, नहीं समझ में आया, एक मरतबा रिपीट करके देख लो, फिर भी समझ में ना आए तो कोई मसला नहीं, कमेंट से पूछो, इंशाल्लाह आपका भाई डिटेल में बताएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करने लगे। ये जो पाथ है मुझे ये बता रहा है कि पार्टिकल जो मेरा मास है, स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास है, ये मास कहाँ पर लोकेटेड है। सपोज करें अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम पे कहाँ है, तो आप कह सकते हैं सर ये इतना ऊपर उठा हुआ है। इस पॉइंट पे कहाँ है, तो आप कह सकते हैं सर अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा हुआ है।
इस पॉइंट पे कहाँ है इस टाइम पे सर, ये अपनी नेगेटिव मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा हुआ है। इस पॉइंट पे कहाँ है सर, ये मीन पोजीशन के ऊपर। तो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर मुझे क्या पता चल रहा है, इसकी पोजीशन पता चल रही है। इसको मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसको वैसे तो y लिखते हैं लेकिन आगे बुक में x लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, x देखो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। x पे क्या कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट में कह रहा हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट पहले जीरो था, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, देन फिर कम होते जीरो हो गया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। अभी तो टाइम लगाऊंगा मैं, छोड़ दो नहीं आ रहा बात। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। इसको मैं कहता हूँ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। मैं आपसे पूछूं भाई एट एनी टाइम टी कहाँ पर है, आप बोल सकते हैं मेन पोजीशन पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो एट एनी टाइम मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूँ किसी एक इंस्टेंट के ऊपर। जब बताए ओवरऑल पोजीशन हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। सही है, एक हो गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर, ये टर्म्स हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या क्या है ना। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ माय स्प्रिंग मास सिस्टम एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर ये कहाँ पर लोकेटेड है उसको मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। वो यहाँ पर भी हो सकता है, मीन मैक्सिमम पे हो सकता है, जीरो पे हो सकता है, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो कहीं पर भी हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जी ये वाला, ये पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग प्लस ए से डिनोट कर रहे हैं। ये नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको माइनस ए से डिनोट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको प्लस ए माइनस ए, इस तरह से हम लोग जो वो डिनोट कर रहे हैं। सही है, तो ये होता है एक्स है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी प्लस ए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी माइनस ए। तो पार्टिकल जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव कहलाएगा। पार्टिकल जब नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा उसको हम लोग माइनस ए कहेंगे। सही है, तो है ये डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर सकता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओके, तीसरी टर्म हमारे पास आती है, फ्रीक्वेंसी आएगी आई गेस, वाइब्रेशन। ये कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके फॉर्मुलेशन फिर इसके बात करेंगे। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल। देखिए हमारे सिस्टम ने, मैंने इसको यहाँ ला के रिलीज़ किया, अभी ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है ना, तो मैंने यहाँ से इसको जो है वो रिलीज़ किया था। अब ये यहाँ पर गया ज़ीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, देन ज़ीरो फिर नेगेटिव मैक्सिमम। अभी देखें ये नेगेटिव मैक्सिमम था, ये घूम कर वापसी आया दोबारा नेगेटिव मैक्सिमम। ये इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है। एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब पार्टिकल स्टार्ट करते हैं और पूरा चक्कर काट के अपनी असली हालत में वापसी आएगा, उसको हम कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गई, या एक वाइब्रेशन हो गई, या एक ऑसिलेशन हो गई। मैंने इसको नीचे की तरफ पुल करा, जैसे रिलीज करा ये ऊपर की तरफ जाएगा, देन वापसी आएगा दोबारा, ये एक वाइब्रेशन कहलाएगी। फिर से देखें, अगर सपोज करें इसको मीन पोजिशन पर रखा हुआ है, ये मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नीचे गया, देन ये वापसी आया, ये कंप्लीट साइकिल नहीं हुई अभी, ऊपर जाएगा देन वापसी आएगा, ये एक कंप्लीट साइकिल होगी, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाएगी। सही है, तो वन कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगी हमारे पास, एक जो है वो वाइब्रेशन होगी। और इसको उन्होंने नाम भी कुछ दिया है, वो नाम भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज करें, यार ये माइक जब से ख़राब हुआ है ना, बदुआ लगेगी यार कसम से, जिनकी वजह से ख़राब हुआ है। खैर, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कंप्लीट साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, क्या ये कंप्लीट साइकिल है, जी बिल्कुल सही, कंप्लीट साइकिल है। देखें इससे पहले सिस्टम नेगेटिव से आ रहा था, जीरो पे आया, यहाँ भी सेम का नेगेटिव से आया, जीरो पे आया, तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गई। सही है, इसको एक वाइब्रेशन कहा जाएगा। ओके, उसके बाद
एक टर्म होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। सही ना, एक वाइब्रेशन पूरी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। सही है ना। अगर लेट से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका टाइम पीरियड, ये खैर अभी आगे जाके देखते हैं। 5वीं टर्म है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अगर आप गौर करें, दोनों वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहता है एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई है, उसको मैं फ्रीक्वेंसी कहूंगा। वो कहते हैं कि एक वाइब्रेशन के लिए टाइम कितना लगा, उसको मैं टाइम पीरियड कहूंगा। इन दोनों में रिलेशन बेसिकली आपको पता होगा, जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, टाइम इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर सपोज करें मैं कह रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, यानी कि एक सेकंड में कितनी मरतबा वाइब्रेट हो जाता है, ये 5 मरतबा वाइब्रेट हो जाता है। सही है ना। और उसको इस तरह भी कह सकते हैं, अगर इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 0.2 सेकेंड लगते हैं। लेट से यहाँ से गया और वापसी आया, 0.2 सेकेंड लगे। तो 0.2 सेकेंड अगर एक मरतबा, 2 मरतबा होंगे तो 0.4 सेकेंड 2 चक्कर के लिए, 3 चक्कर के लिए 0.6 सेकेंड, 4 चक्कर के लिए 0.8 सेकेंड, और 5 चक्कर के लिए कितना हो जाएगा? पूरा 1 सेकेंड हो जाएगा। तो एक सेकेंड में कितनी मरतबा वाइब्रेट कर गया? ये 5 मरतबा वाइब्रेट कर गया। तो मैं बोलूँगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज है। और फिर से बात सुन लेगा कंफ्यूजन ना हो, मैं कह रहा हूँ इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है, यानी कि एक वाइब्रेशन के लिए 0.2 सेकेंड लेता है, वो कहलाएगा टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए? वाइब्रेशन। तो बताइए एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर चुका होगा? तो 0.2, 0.4 सेकंड में 2 वाइब्रेशन, 0.6 सेकंड में 3 वाइब्रेशन, 0.8 सेकंड में 4 वाइब्रेशन, 1.0 सेकंड में 5 वाइब्रेशन। तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज। ये एक सेकंड में 5 मरतबा वाइब्रेट कर चुका है, 5 मरतबा वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। सही है। तो ये रिलेशन इनके अंदर सही है। ये वाली बात ना आप समझ में आए तो इग्नोर कर देना, लेकिन ये एक सेंस डेवलप करना आना चाहिए कि टाइम और फ्रीक्वेंसी सिर्फ फॉर्मूले से रिलेट ना करें, उसको वैसे भी आपको एक सेंस आना चाहिए। सही है ना। एक एग्जाम्पल अगर और करवा देता हूँ, अगर पसंद ना आए तो आप वो मतलब आगे फॉरवर्ड कर दें। मैं कह रहा हूँ टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, यानी कि एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम ले रहा है? 4 सेकेंड ले रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखो फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे कितने सेकंड देखना है? 1 सेकंड देखना है। क्या 1 सेकंड में मुकम्मल वाइब्रेट कर जाएगा? नहीं करेगा, ये तो 4 सेकंड ले रहा है। तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट करेगा? सर क्वार्टर वाइब्रेट करेगा, 1/4 ना, 0.25 हर्ट्स, यानी कि 0.25 हर्ट्स या 0.25 वाइब्रेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में अपना 25% ये वाइब्रेट कर सकता है। बाकी इसको एक वाइब्रेशन करते करते कितने सेकंड लग जाएंगे? 4 सेकंड लग जाएंगे। सही है। तो आई होप कुछ सेंस डेवलप हुआ होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो माइंड में रखिएगा। हाँ, एक और टर्म है हमारे पास जिसका मैं सिर्फ नाम बताऊंगा और फॉर्मूला बताऊंगा, उसका काम आगे जाके डिस्कस करेंगे कभी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। है क्या? वो जो आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है एफ, ये फ्रीक्वेंसी एफ है और टाइम पीरियड कैपिटल टी है। सही है। वो जो फ्रीक्वेंसी आपकी एफ है उससे 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज गिविंग सम एंगुलर जो है वो एसेंस, एंगुलर सेंस दे रहा है। सही है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखें, आगे क्या काम आएगा इसका वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आपको याद आ रहा होगा, ओमेगा आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में जी, तो वहाँ जो ओमेगा पढ़ा था ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी थी। और ये क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप इस लेवल पे, अपने लेवल पे इन दोनों को सेम चीज़ कह सकते हैं। ये वही काम जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर रही थी, वही काम एंगुलर वेलोसिटी कर रही है। ये दोनों आपके लेवल पे बिल्कुल सेम चीज़ें, इन पे कोई फर्क नहीं है। सही है ना। तो वही काम जो एंगुलर वेलोसिटी कर रही होती है, जो हमें ये बता रही होती है पार्टिकल का सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने का रेट, ये वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर रही है। सही है। अच्छा, एफ बराबर होता है 1/t के
सही ना, टी 1/f है तो f 1/t हो जाएगा। तो मैं f की जगह जब 1/t पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2π/t, f की जगह 1/t। भाई देखे ना, f यहाँ गया t यहाँ पर आया, f इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। जब f की जगह 1/t पुट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो आप ओमेगा इज इक्वल टू 2πf भी लिख सकते हैं, आप ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमारे आगे इस्तेमाल होने वाली हैं, इसको माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अभी और जो है वो हम लोगों ने टाइम देना है, लेकिन बस याद रखें जो काम एंगुलर वेलोसिटी का था वही काम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है। सही है भाई, इसमें क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल, प्लीज़ आप फील फ्री टू डिस्कस। और मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया, अगर टाइम इसमें है तो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग। टाइम 21 मिनट हो गया, मेरे ख्याल से इतनी लेंथ काफ़ी है इस वीडियो की। तो इसको इधर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी मैथमेटिकल डेवलपमेंट करेंगे। एक हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्रीज की ड्रॉ कर ली, पार्ट ड्रॉ कर लिया, थोड़ी सी और टर्म्स वगैरह पे बात कर ली। अब हम लोग आएंगे कुछ मैथमेटिकल डेवलपमेंट पे, इस पे आएंगे। सही, आई चले चलते हैं वहाँ पर।